अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 5 सालों में ये तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन था। 2021, फिर अब 2023 और इससे पहले 2022 में भी ब्रेकडाउन हुआ था और अब ब्रेकडाउन ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। सर्दियों में अगर ये हालात है तो गर्मियों में अल्लाह जाने क्या ही होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तवील ब्रेकडाउन मुल्क कौम को 80 या 100 अरब रुपए में पड़ा है। और ये सब आपको याद होगा 2015 में एक दहशत गर्दाना हमला हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान की 80% बिजली मुतासिर हुई थी, जिसको 9 घंटे में बहाल कर लिया गया था। लेकिन इस बार 15 घंटे से ज़ायद लगे और हैरत यह है कि खराबी का अब तक इल्म ही नहीं हो सका है। तो एक ऐसी खराबी है कि बिजली बहाल होने के बावजूद किसी को पता ही नहीं कि मसला क्या था। देखिए, झूठ बोलते हैं। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वापडा का एक एहलकार जो है उसको सामने आके बताना चाहिए कि मसला क्या हुआ था और असल सिचुएशन क्या है। दुनिया पूरे में यही होता है। हमारे यहाँ मसला यह है कि मिनिस्टर जिसको अलफ और बे नहीं पता होती, अब वैसे तो इंजीनियर साहब हैं हमारे गुजरांवाला के, लेकिन गुजरांवाला के इंजीनियर हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। 2 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से ये सारा मामला बनता है। एक देखो, दहशतगर्दाना अटैक जब होता है ना, तो आपको पता होता है कि तार कहाँ से गिरी, आप वहाँ जाके तारें इरेक्ट करके वो जो पाइलॉन्स होते थे उनको लगा के ठीक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्यों हुआ? यहाँ हुआ ये है कि पाकिस्तान में इन्होंने किया ये है कि बेनज़ीर से लेके नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत तक इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के IPPs जो थे, जो प्राइवेट जो है जो कंपनीज हैं वो बनाना शुरू की। ठीक है, शुरू में इनको उन्होंने गैस के ऊपर बनाया, जैसे हब पावर है, उसके बाद उसका हबीबुल्लाह कोस्टल है, फलाना है, ये है, वो है, दूसरी तीसरे बनते गए। फिर उसके बाद उन्होंने कोल के ऊपर भी कुछ बनाई जब चाइना के साथ इनका मायदा हुआ। फिर उसके साथ साथ इन्होंने तेल के ऊपर भी उसका उनको कन्वर्ट किया। अब होता क्या है? हुआ यह है कि इन्होंने वो बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के शानदार किस्म के प्लांट्स बना दिए। लेकिन मसला यह है कि बिजली तो आपने पैदा कर ली, लेकिन बिजली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास लाइंस जो है वो पुरानी है, तरसील का निजाम नहीं। वो आप देखें ना, आपके पास पानी आ गया 50 गैलन, लेकिन आपका पाइप फटा हुआ है, तो क्या होगा? पाइप से पानी बह जाएगा। बिल्कुल, वो लाइंस किसी तौर पे, क्योंकि लाइंस में कमीशन नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ये होता है, वो होता है। प्लांट तो बाहर से आया, आके लगाया, उसके बाद आपने कोल इंपोर्ट किया, आपने चलाना शुरू कर दिया, तो 1-1.5 साल के अंदर वो सारा का सारा सेटअप हो गया। हाइडल पे ऊपर आपने एक जरा सी तवज्जो नहीं की। आखिरी जो हाइडल पावर है वो तो कितने सालों के बाद उसने इमरान खान ने आके शुरू किया था, वो जो जामिर बादशाह डैम है। उससे पहले तो आप हाइडल का एक आना भी आपने, उसने एक कतरा पानी का जो था उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। कभी कालाबाग डैम आ जाता है, तो कभी फलाना आ जाता है, तो कभी ये। हालत ये थी कि जिस वक्त इन्होंने LNG परचेज की है, तो हाइडल पावर के जो एलोकेटेड अमाउंट था शाह खान अब्बासी के ज़माने में जब वो वज़ीर पेट्रोलियम था, उसको बाकायदा उसको LNG की लाइन बिछाने के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था। ताकि ये लाइन आए, ताकि कतर से पैसे लें। अब हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ? एक तो यह है कि टेक्निकल फॉल्ट होता है। अक्टूबर में जो हुआ था वो टेक्निकल फॉल्ट था। एकदम जब वो ड्रिप करती है ना जी, तो फिर उसको पता नहीं चलता कि कहां से खत्म हुआ। आप देखें ना, आपके घर के अंदर जब वायरिंग शॉर्ट होती है तो आपको पहले ढूंढना पड़ता है कि कहां से, जो बंदे ने वायरिंग लगाई होती है उसको बुलाते हैं कि भाई बताओ कहां से। एक तो उसको तो उन्हें ढूंढते ढांढते हो, आपको पता है 24-25 घंटे लगे। कल का बहरान जो है ये बड़ा, इट वाज अ डुअल वे। पाकिस्तान की जो PSO जो थी और बाकी लोग जो थे वो इनको कह रहे थे हमारे पास जखीरा हो गया खत्म। हम मजीद आपको बिजली पेट्रोल नहीं दे सकते चलाने के लिए। पैसे आपके पास नहीं है कि आप कोल थर्मल करें। आप देखें ना, पाकिस्तान पर कोल है ना, थर का, आपने इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये आपका जो साहिवाल का प्लांट है, ये इंपोर्टेड कोल के ऊपर है। अच्छा, क्यों? पैसा आता है, कमीशन आता है, और क्या है? आप अपने थर कोल के ऊपर नहीं आपने किया, वो आपने कहा नहीं आइंदा से देखेंगे, ये जो भी था उसकी उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाता। फौरी तौर पे बताता हूं आपको। इसमें हुआ ये है कि उन्होंने कहा, अब उन्होंने ये जो कहा यह जाता है दरोग पर गर्दने रावी, लेकिन इतला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कि उन्होंने एक ब्रेक डाउन करके दिखा दिया कि भाई साहब ये सूरत हाल है। अच्छा, अब एग्रीमेंट ये हुआ है कि पैसे थोड़े हैं, 12 घंटे बिजली और 12 घंटे लोड शेडिंग। ये शेड्यूल है। सर्दियों में ये शेड्यूल आया, अभी तो गर्मियों में क्या होगा? अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक,
अब ये हमने कल भी कहा था कि 12 घंटे का हो गया हुआ है, पैसे आपके पास नहीं है, पैसे लाओ तो कुछ होगा, तो वरना कुछ नहीं होता। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अच्छा हिलाली साहब, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तवानाई सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत का खदशा भी जाहिर किया है, तो क्या हमारा तवानाई की जो तरसील का निज़ाम है वो इतना फ्रेजाइल है कि कोई भी हैक कर ले, और फिर हुकूमत क्या इसके तदारुक के लिए कुछ कर भी नहीं रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये उनका जो फियर है, ये जो उनका खतरा है, बिल्कुल जायज़ है। अच्छा। मैंने खुद ही ट्वीट किया था कि जिस तरीके से हुआ है पूरा मुल्क और जिस तेजी से नॉर्थ साउथ से हुआ है, ये लग रहा था कि एक कोई दुश्मन का साइबर अटैक हुआ है हमारे पे। और बाद में मैंने सुना है कि पहले भी हमने ऐसा कुछ चीज़ किया था, और कुछ थोड़ा सा एविडेंस है कि ये हुआ है। इसलिए कि एक दफ़े मैंने सुना था कि बम्बई में हुआ था और उधर भी उन्होंने कुछ इस किस्म का शुबा, वाई नॉट, हो सकता है। अच्छा। मगर मैंने आज बड़े मुश्किल के बाद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैंने पकड़ा। मैंने कहा भाई अच्छा। तुम बड़े अहम आदमी हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो उसने कहा नहीं आप मेरा नाम ये वो। मैंने कहा यार तुम्हारा नाम वाम कोई नहीं लेता है, तुम मुझे बताओ। अच्छा। ये जो हुआ है ये क्या ओल्ड मशीनरी है, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट्स है, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इसलिए कि बैंकरप्सी हो गए। पीएसओ ने उनको, एमडी पीएसओ ने लिख के बताया था इनको कि भाई मेरे पास ऑयल की जरूरत है, मेरे पास ऑयल कम है, या नेग्लिजेंस। और उसका जवाब था ऑल ऑफ दी अबव। Really? ऑल। वाओ। समझ गया? तो अब आप मुझे बताएं, अब मैं क्या कह सकता हूं आपको, किसको आप कहेंगे इसका प्रॉब्लम है? देखिए 2014 में हुआ, 17 में हुआ और कल हुआ। और मैं इन्होंने क्या, ये प्राइम मिनिस्टर, माफ करिए चलिए प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं इस आदमी को, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं वादा करता हूं कि हम इसको प्रोब करके हम वो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। एग्जैक्टली व्हाट वाज सेड 2014, 17 और कल। देखिए एक थोड़ा सा 1 मिनट सोचिए तो सही, बिजली और गैस को जाना ही ऊपर। ये अभी ये जो वर्चुअल मीटिंग जो कह रहे हैं आर्या साहब, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, ये वर्चुअल मीटिंग इतना शर्मनाक बात है कि उनका पता नहीं कौन बंदा वो लीड करेगा। उनका मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आ रहा है आईएमएफ को लीड करने, उनका पता नहीं कौन डिप्टी सेक्रेटरी लीड करेगा। इसलिए बात करने का तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कह दिया है कि जब तक ये कंडीशंस जो आपने वादा किए अप्रूव नहीं करते, उस वक्त तक हमें आना ही फजूल है। तो प्राइम मिनिस्टर ने, इन अदर वर्ड्स, ये डार को तो ही हैज बीन रिमूव्ड। डार की इनविटेशन को उन्होंने पब्लिकली टर्न डाउन किया। जब एक आदमी की इनविटेशन आप पब्लिकली टर्न डाउन करते हैं ना, उसका मतलब बहुत होता है, खास तौर डिप्लोमेटिक, उसका मतलब है रिमूव हिम फ्रॉम द स्फीयर ऑफ निगोशिएशंस। अब पता नहीं उसको वो हटा देगा कि नहीं, कि उसके साथ जाके बैठेगा, मगर बात असल ये है कि ही इज डायरेक्टली निगोशिएटिंग विद द आईएमएफ, विद सम जॉइंट सेक्रेटरी। बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, और वो होगा क्या? देखिए उन लोगों ने कहना है भाई बिजली और गैस जो तुमने एग्री किया है। और रामीन, सबसे अफसोस की बात यह है कि ये जो 10 डैम्स ये इमरान खान ने वादा किया था और जिसमें कुछ में कुछ काम भी शुरू हुआ है, ऑल वर्क हैज स्टॉप्ड। हम तो वी आर हेडेड फॉर तबाही। वैसे पानी की भी कमी है और फूड का भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो आई एम सॉरी, ये लोग आके दे हैव, हमारा जो फ्यूचर लग रहा है सो ब्लीक कि मैं आई एम बिगिनिंग टू पैनिक। अगर कल ये बात फैसला नहीं हुआ और उनकी टीम नहीं आई या उनकी एग्रीमेंट नहीं हुई, वो ट्रांच नहीं मिला, और अगर वो ट्रांच मिल जाए फिर 6-8 बिलियन दोस्तों से मिलेगा, इंक्लूडिंग चाइना एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया, तो वी आर फिनिश्ड। वैसे 20 दिन के एक्सपोर्ट्स के लिए ये सब फिगर्स जो हैं, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, दिस इज ऑफिशियल फिगर्स। 4.6 बिलियन इज only 3 weeks imports.
22 दिन। तो पता नहीं क्या होने वाला है। बड़ी अफसोस की बात है कि इस किस्म के लोग हमारे मुल्क को ऐसे वक्त पे दे आर लीडिंग द कंट्री। ठीक है। अच्छा ओरी साहब, पहले सालों में ये देखा गया था कि तकनीकी खराबी होती थी, कुछ घंटों बाद मामला हल हो जाता था, फिर लाइट आ जाती थी, लेकिन अब पिछले 2 सालों से ये तवातुर से देखने में आ रहा है। तो जो भी आने वाली हुकूमतें होती हैं, जो बरसर इख्तिदार आती हैं, वो वादे और दावे तो करती हैं कि जी बिजली के निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। आखिरी दफ़ा जो बेहतरी हमने देखी थी वो 2017 में देखी थी पावर सेक्टर में, तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं। देखिए 2017 में भी उससे पहले थी। मसला सारा पता है क्या है, जो बात हिलाली साहब ने की है और बात बड़ी खौफनाक है। मैंने अभी उनको, जब मैं प्रोग्राम में आ रहे थे, हम बता रहे थे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज रात को IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई डिप्टी डायरेक्टर साहब टाइप चीज बैठा होगा। अच्छा। और कतर से सागदार साहब शामिल होंगे। और असल मसला वो ऑल अबव जो उन्होंने कहा, ऑल अबव जो है कि ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा। ये छोटा सा टेक्निकल मामला नहीं है। टेक्निकल मामले को कहीं ना कहीं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कहीं ना कहीं तो। देखिए पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना, ये डिजिटलाइज नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम मैनुअल है। बड़ा मसला है। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तारें हैं, सिवाय चंद एक डिफेंस के या 4 एक बैरियर के वहां अंडरग्राउंड है। पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो आपका छुपा हुआ हो? आपके जो सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े आपके वो हैं, वो जो होते हैं सेंटर जहां से सप्लाई होती है, वो इतने ऑब्वियस हैं, वो दूर से नजर आते हैं। ठीक, वो उनको आग लग जाए तब मुझे याद अच्छी तरह कि आग, उसके नीचे एक बहुत बड़ा ऑयल होता है, बहुत बड़ा ट्रे होती है ऑयल की। अच्छा। ये जो ट्रांसफार्मर्स बड़े बड़े होते हैं ना, उनको उनके नीचे ग्रिड स्टेशन जिनको, अच्छा। उस ऑयल को आग भड़क होती है। एक तो सिबी में भड़की थी और कुछ उनको मुश्किल हो गया था। ऐसे सिस्टम जो है ये वहां पर होता है कि जहां बहुत ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो। आप तारें ठीक नहीं कर सके, आप पूरी की पूरी लाइन जो है वो इतनी ऑब्वियस है कि आप जो है वो बंदा ऊपर खड़ा होता है और वो दांत से उसने हाथ से एक पकड़ा होता है अपना, क्या कहते हैं, प्लास पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से वो पकड़ा होता है। इन लोगों को हैकिंग होगी कि आप क्या बात करते हैं अजीबोगरीब। ठीक। अच्छा, सबसे बड़ी बात है वो जो बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान के अंदर हाइडल पावर के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं की गई। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जितना फ्लड आता है, जो फ्लड वाटर है, उसको ना रिजर्व किया गया है, ना प्रिजर्व किया गया है, ना किसी जगह वो करके उसके अंदर से बड़ी आसानी से बिजली पैदा की जा सकती थी। आप अगर कभी जाएं ये जो इसके ऊपर KPK के अंदर, और आपको नारायण में सब, मैं ऐसे 2 साल पहले गया कलाम में। अब कलाम में उन्होंने छोटा सा स्टेशन लगाया हुआ था, पूरे शहर को बिजली फ्री मिल रही थी आज से 3-4 साल पहले, इलेक्शन से पहले। मैंने कहा तुम वोट किसको दोगे? उसने कहा इमरान खान के अलावा तुम वोट किसी को दे नहीं सकते, मुझे तो बिजली फ्री मिलती है। अच्छा, आप सोचें कि इतनी तेजी से जहां पानी नारायण आ रहा है, यहाँ हर शहर के आगे आपको बिजली पैदा करने वाला एक टरबाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। हम एशियन बेस्ट बनाते हैं, बड़ा डैम बनाओ, बड़ी कमीशन खाओ, बड़ा चीज बनाओ, बड़ी रन ऑफ द मिल। ये शादीवाल का प्रोजेक्ट है, ये रसूल का प्रोजेक्ट है। ये नहर के अंदर से उन्होंने जरा सा फ्लो दे के उसके अंदर से बिजली पैदा की हुई थी, गोरे के जमाने में पैदा की। लेकिन नहीं, मंगला की नहर निकली है, उसके अंदर एक मंगला डैम बना दिया क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आगे से उस नहर के अंदर कोई यूटिलाइज नहीं किया गया। हमारा मामला पता है क्या है? हम इन तेल से, इस गैस से, इस कोयले की इंपोर्ट से हम किकबैक्स लेते हैं, हम कमीशन लेते हैं। हम क्यों डैम बनने देंगे? वो जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम बैठा हुआ है, जो मिनिस्टर पेट्रोलियम बैठा हुआ है, जो बाकी लोग बैठे हुए उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो क्यों बनने देंगे यहां पर डैम? वो क्यों पानी से बिजली बनने देंगे? उनको पता है कि हमारा रिस्क मारा जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक इस सारे मामले पता हुआ है। आप सोचें, हमने जो एग्रीमेंट किए हैं उनको उठा के देखें जरा सा। यानी मैं अगर 25,000 मेगावाट या 5,000 मेगावाट का एक लगाता हूं और वो मेगावाट जो है पाकिस्तान नहीं खरीदता, मुझे उसके अंदर बंद उसके मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अच्छा। ये कभी हुआ है? लेकिन हमने किए हुए एग्रीमेंट करिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आप कह रहे हैं। हिलाली साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो इस वक्त हैं, ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए मुसद्दिक मलिक की सरबराही में
3 रुकनी कमेटी उन्होंने बनाई है, तो क्या तवक्को की जा सकती है खराबी को जड़ से पकड़ा जाए और कोई बेहतर इकदाम भी किया जाए? क्योंकि 2021 में बिजली का जब बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था तो इसको बहाल करने में तकरीबन 22 घंटे लगे थे। तब भी वज़ीर आज़म ने तहकीकाती रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रात गई बात गई वाला हिसाब हो गया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे। तो कोई अब उम्मीद है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत तहकीकात को कुछ आगे बढ़ाएगी और मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी? मैं नहीं समझता कि इसको पता भी होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि किस चीज़ के बारे में ये निगोशिएट करता है, IPPs चलते कैसे हैं, होते कैसे हैं। मगर एक चीज़ मुझे पता है, इसलिए कि मैं नहीं कहूँगा आई एम अ विटनेस, इसलिए कि अगर आप ऐसी करप्शन में विटनेस होंगे तो आप फिर अकम्प्लिस भी बन जाएंगे, इसलिए कि फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाके उसको रिपोर्ट करें। अच्छा। मगर मैं आपको बता सकता हूँ ये IPP शुरू हुए थे 1994-95 जब मैं एक सेंसिटिव ओहदे पे था, और मैं समझता हूँ, इट इज़ माय एस्टिमेट, कि हर IPP कितने बने हैं पता नहीं कितने हैं जो हमें तबाह कर दिया है, इसलिए सर्कुलर डेट उसे है। मेरे ख्याल में आज के पैसे से बिटवीन 20 to 40 मिलियन डॉलर्स का किकबैक होता होगा। अच्छा। इसलिए कि देखिए ये बड़ा आराम से आप जाके एज प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते थे कि देखो मुझे एक दमड़ी नहीं इन्वेस्ट करनी पड़ी, ये आ रहे हैं, जमीन खरीदेंगे, मशीनरी लाएंगे, लोगों को रखेंगे, तेल लाएंगे, अगर वो पास थ्रू नहीं होता है तो तेल भी लाएंगे और हमें बेचेंगे एट अ फिक्स प्राइस। मगर अगर उन्होंने प्रोड्यूस कर सका वो इलेक्ट्रिसिटी और हमने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हमें रिगार्डलेस ऑफ वेदर उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, वी हैव टू पे, हमने देने। अब आप सोच लें इस पे कितने वाकयात होते हैं जो फैक्ट्रीज बंद होते हैं, ब्रोक होते हैं, कितने हाउ मेनी इंस्टेंसेस हैं। हम सोच सकते हैं कि एक फैक्ट्री चले ना, मार्केट हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ और बंद हो सकता है, मगर हर एक मिनट हमने वो पैसे देने। तो भाई वी आर फिनिश्ड। इन अदर वर्ड्स हमने खूब बड़े मेगावाट्स ले आए मगर इस्तेमाल करने का नहीं। मगर ये कहते थे बाहर में जाए। अगर हमारी इकोनॉमी ऐसी डायनामिक होती कि प्राइवेट वो जो इंडस्ट्री को लाते और कहते बच्चों ये हम कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, यू बेटर मेक श्योर कि ये बिजली जो वो बना रहे हैं आप इस्तेमाल करके हमें इतने पैसे देंगे, इसलिए कि ये हमने सॉवरेन गारंटी दिया है इनको। सॉवरेन गारंटी मींस पाकिस्तान विल पे, नॉट यू, पाकिस्तान विल पे। ऑफ कोर्स। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको एक और बताऊं लाल साहब, इसमें एक और खौफनाक चीज है कि हर शुगर मिल जो है ये 50 मेगावाट बिजली जो है ये बना सकती है। 120 के करीब जो शुगर मिल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा। देखो 3-3.5 हजार की मेगावाट की बिजली बनती है, इनको लाइसेंस नहीं दिया जाता रहा। मुझे याद अच्छी तरह, हमारे दोस्त हैं नून शुगर मिल वाले, उनकी कई साल तक एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रही। क्यों? अगर ये बिजली बननी शुरू हो जाए तो हमारा खाता खत्म हो जाएगा। अच्छा। यानी आप खुद सोचें कि 3000 का हमारा शॉर्टफॉल 2500 का था। ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं कि जिस वक्त बहुत पीक पे थी, यानी इस वक्त लोड शेडिंग जो थी ये बिल्कुल शुरू मुशर्रफ के दौर के अंदर और शौकत अजीज के दौर के अंदर, और जो IPP उन्होंने जफर अली साहब ने मिसाल दी है बेनज़ीर के ज़माने, उस वक्त पता है क्या कहते थे, हम इंडिया को बिजली बेचेंगे। अच्छा। ये तकरीरें होती थी, बेनज़ीर ने कहा था और लोगों ने कहा था हम इंडिया को बिजली बेचेंगे। इस तरह हम फंस गए हैं। फिलहाल तो सर आवाम को नहीं मिल रही बिजली। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। PTI ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर और इंतखाबात की तारीख लेने के लिए एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है और अदालत जाने का फैसला किया है। हिलाली साहब, क्या ये सब फ्रूटफुल साबित हो सकेगा? यानी जो निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं उनकी तकर्रुरी वापस हो सकेगी और इलेक्शन की मनपसंद डेट भी मिल सकेगी?
मैंने अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं सोच रहा था कि आवाम का जज्बा और जोश देख के हमारे जो लोग हैं, मुख्तलिफ अंपायर्स जो हैं, वो कहेंगे कि ये हो नहीं सकता कि इस तरीके से हम लोगों को सड़क पे रखें और लोगों से ये बातें सुने। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं अभी समझता हूँ कि इमरान खान का जो टैक्टिक है बेसिकली कि आओ सड़कों पे, वो अब नहीं काम करेगा। वो अब ये एजिटेशन नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। थोड़ा सा देख लें, इमरान खान के साथ इस वक्त पब्लिक तो ज़रूर है, मगर और कौन है? नोबडी। इस्टेब्लिशमेंट और वो जो वेरी इम्पोर्टेंट 1% जो लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान का 22% ज़मीन है, जिसके पास पाकिस्तान का कितना वेल्थ है उनके कब्जे में, वो तो इसके साथ नहीं है। तो और देख लें क्या हुआ कराची में। कराची में ये एक ऐसा इलेक्शन था जो जमात इस्लामी जो जीता है वो भी कहने लगा कि रिगिंग हुई है, बेमिसाल रिगिंग हुई है। मगर क्या हुआ? पब्लिक आई, कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई रिग्रेट या कोई पैनिकी फीलिंग्स किया? आज तक वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। और मैंने उस वक्त कहा था, फिर मैं रिपीट करता हूं कि ये कराची का जो इलेक्शन था ये बड़ा अहम इलेक्शन है। नॉट बिकॉज कराची के रीजनल बॉडीज इंपॉर्टेंट हैं इतने, कराचियों के लिए शायद हो, मगर नॉट फॉर एवरीबॉडी, मगर इसलिए कि ये एक टेस्ट रन था जनरल इलेक्शन के लिए। मगर फिर मैंने अपने आप को सोचा, मैंने कहा कि यार मगर एक चीज तो तुम सोचो, तुम ये सब कहते जाते हो, कौन सा इलेक्शन पाकिस्तान में रिग नहीं हुआ? और कौन सा इलेक्शन है जो बेशक रिग हुआ उसका नतीजा ओवरटर्न हो गया? और आप मत मुझे 1977 का ना कहें, वो कुछ अलग मसला था, वो फिर ज़ियाउल हक का मसला आ गया उसमें। तो पब्लिक एजिटेशन रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ कब हुई है? तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी जो इमरान खान का है कि लोग सड़कों पे आए, जुलूस, जलसे। पहले तो आप विंटर में पंजाब में जलसे रात को नहीं कर सकते हैं, बड़ी ठंड होती है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि इसकी स्ट्रेटजी जो थी गलत निकली। अब इनके अपने लोग कहते हैं, पीटीआई के अपने लोग कहते हैं, अच्छे लोग, जो उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ये छुपा के रखा था। There were two bodies of opinion. मत छोड़ो असेंबली को, रहो इन दी असेंबली। रिग्ड उन्होंने किया है, बेशक मन उधर ठहरो। ये नैब लॉज जो पास हुए हैं, क्या अगर वो असेंबली फुल होता? सर वो पछता रहे हैं ना, वो तो बार बार जा रहे हैं वापस कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए। अब तो पछता रहे हैं वो, लेकिन अब हुकूमत जो है वो दूसरी तरफ चल पड़ी है, उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए। हाँ तो नहीं भाई, इमरान खान का टैक्टिक देखिए, उसने कहा कि मैं आपको सरप्राइज दूंगा। उसने क्या सरप्राइज दिया? वो देते देते उसको वो जो राजा परवेज अशरफ ने, स्पीकर ने किया। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में टैक्टिक गलत निकले। मैं नहीं कहता कि मैं कह रहा था ऐसा कुछ, नो, आई थॉट कि पब्लिक एजिटेशन होगा, पूरी दुनिया देखेगी, सब जगह चलेंगे, ये वो, और इस पे कोई प्रेशर डलेगा। कोई प्रेशर नहीं डलता, कोई रिग्ड इलेक्शन फर्क नहीं पड़ता, और कभी ना फर्क पड़ा है। तो मेरे ख्याल में मेरे तरह लोग जो ज्यादा एक्साइटेबल थे और ज्यादा एजिटेटेड थे वो गलत थे। मैं मानता हूं इमरान खान की टैक्टिक्स गलत निकली, अब वो भुगतेगा। अच्छा, क्या कह सकते हैं? अच्छा, ओरिया साहब, हिलाली साहब कह रहे हैं जी बाकी कुव्वतें तो इमरान खान के साथ रही नहीं है, सिर्फ आवाम का सहारा है। तो आपको लगता है कि आवाम का सहारा काफी होगा इमरान खान के लिए? देखिए, मैं हिलाली साहब बात मतलब उनसे विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा इख्तिलाफ। जी जी जी। पंजाब असेंबली में से तो इस्तीफा नहीं दिया था ना आपने। पंजाब असेंबली में आप मौजूद थे, आप अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर लेके आ गए, बदतरीन चीफ मिनिस्टर लेके आए वहां पर। इसका मतलब यह है कि अगर कौमी असेंबली में भी होते तब भी यही होना था।
एक बात तय है, हमने हवा बनाया हुआ एस्टैब्लिशमेंट को। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट एंटर हुई है 1988 के अंदर। हमीद गुल साहब थे आईएसआई के चीफ, वो बरमला कहा करते थे कि मैंने बेनजीर का रास्ता रोकने के लिए आईजीआई बनाई। ऐसे नवाज शरीफ के साथ मोहम्मद खान चुनेचो, मुस्तफा जतोई, फलां 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 फलां, जमात इस्लामी, ये वो कौन कौन सी पार्टी है जो नवाज शरीफ की झोली में डाल दी गई। उसके बाद औकात एस्टैब्लिशमेंट की ये थी कि आईजीआई ने 56 सीटें ली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 94 सीटें ली। ताकतवर तरीन सिचुएशन, आप वहां मौजूद थे। गुलाम इसहाक खान आपका हैंड पिक्ड सदर, सारी ताकत के बावजूद आपकी औकात ये थी कि आप जब इलेक्शन के अंदर आए, मैं आपको बताऊं मैंने इलेक्शन कराए हुए हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ इलेक्शन के दिन रिगिंग इम्पॉसिबल होती चली जा रही। कराची के रीजन के ऊपर हम बात करेंगे, पहले भी मैंने किया। वो कराची की सिचुएशन बिल्कुल और तरह की सूरत है। जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन फिनोमेना ही और होता है, जब लैंडस्लाइड पूरे पाकिस्तान के लेवल पर इलेक्शन होता है, चीजें और हो जाती। उसके बाद 2002 परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाया। नैब के तहत तमाम जितने भी पीएमएलएन के थे, पीपल पार्टी के थे, उनके ऊपर बाकायदा केसेस बनाए, उनकी फाइलें मुरतब की, उनको बाकायदा कहा कि तुम चौधरी शुजात की पार्टी जो है काफ लीग, उसमें शामिल हो जाओ। वो सारे के सारे शामिल हो गए। उसके बावजूद 172 बंदे चाहिए थे, 105 सीटों पे जीत सके। ठीक है, बिल्कुल। बंदे तोड़े गए, इधर से उधर आजाद डाले गए, फिर भी 13 वोट कम थे। ये मैं एस्टैब्लिशमेंट की कुव्वत बता रहा हूं आपको। 12 वोट कहां से आए? पीपल्स पार्टी से सिकंदर होते थे यहाँ के रोकाड़ा वाले, उनकी एक ग्रुप बना पैट्रियट के नाम। अच्छा, जिसमें फैसल सालेयात शामिल था, दूसरे तीसरे। फिर बंदे पूरे नहीं, 171 बने। अमेरिका की नाराजगी मूल ली। ये जो हमने हवा क्रिएट किया हुआ ना कि बहुत कुछ कर सकते हैं, ये खौफ है। और ये मैं एक बात बताऊं, खौफ लोगों के दिलों से उतर चुका हुआ है। अगर ये सारे के सारे वहां पर होते कौमी असेंबली में, तो क्या अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लेके आ सकते? आज वो कहते हैं कि हम जाके कहना चाहते हैं, लेके आ सकते। और दूसरी बात, आपने खुद देखें, आपके 2 वोटों की अक्सरियत थी, आपने एक दिन के अंदर 32 लॉ पास कराए, बुलडोज किया। नैब लॉ भी बुलडोज होना था, और क्या होना था? आप यू कुड हैव द पार्टी इनटू इट। आप खुद सोचें कि जब आपने ये सारे के सारे लॉ, और मसला सारा ये है कि हमारी सियासतदानों का मामला ये है कि जब कमर जावेद बाजवा को वोट देने होते हैं तो 342 होते हैं, और जब इमरान खान को वोट देने होते हैं तो 172 होते हैं या 186 होते हैं, और जब शबाशी को वोट देते तो 174 होते हैं। मसला यह है कि खौफ सियासतदानों के दिल में है। एक बात बताओ, आवाम के दिल से खौफ निकल चुका हुआ है। अच्छा, एक और बात बताऊं, अभी आपके दाम जो क्राइसिस आ रहा है, सियासतदान तो संभाल लेगा। लाहौर शहर में जुलूस का मौसम नकवी संभालेगा, आजम खान संभालेगा वहां पर अगर यहां डिटेक्शन शुरू हो जाए। ये केयर टेकरों की तो औकात ही कोई नहीं होती, ये तो शेल के अंदर बैठे होते हैं। कौन नहीं आएगा जाके लोगों के साथ नेगोशिएशन करेगा? क्या वो बिलाल कमियाने को लगाएंगे जाके लोगों के सर फाड़ दो, लोगों को आंसू गैस फेंक दो, लोगों के गोलियां चला दो? क्या ये करेंगे ये लोग? या ऊपर जिसको मैं आज मैं नाम सुन के नाम रखा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर लाने वाले हैं, उसको तो पता ही कोई नहीं दुनिया होती क्या चीज है। किसको लाने वाले? छोड़ दें। अच्छा, हाँ, वो एक दफा मेरे साथ, मुझे आज से 2-3 दिन पहले एक जगह थे, उन्होंने मुझे कहा ये कानून है, इसके तहत इलेक्शन लंबे हो सकते हैं। अच्छा। खासतौर पे कार्य का रूमर बहुत है, खासतौर पे, और बहुत लोग थे उस वक्त, बहुत उस 20 तारीख की बात है, वो लाने के चक्कर में है। अच्छा, ठीक। लेकिन मसला सारा ये है कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये लोग एजुकेशन संभालेंगे? कल कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो जाकर पब्लिक में जात पात करेगा, शाबाशी चला जाता है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पब्लिक में जाने के काबिल नहीं होता। और जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या करेंगे आप? ये हमने कैफियत पैदा की हुई है। खुदा के लिए पब्लिक, इमरान खान अगर असेंबली में होता तब भी कुछ नहीं था। अब एक ही रास्ता रह गया इस मुल्क के अंदर, और ये जो आसेब इस मुल्क में अंदर छाया हुआ है ना, इसका रास्ता और कोई नहीं है। 77 में हम उठे थे, पब्लिक उठी थी, ये अलग बात है कि वहां मार्शल आ गया था। अब मार्शल नहीं आ सकता।
उस वक्त लोग ख्वाहिश करते थे कि मार्शल लॉ आ जाए। अब लोग ख्वाहिश करते हैं कि मार्शल लॉ ना आए। अब लोग ख्वाहिश करते हैं कि और तरह की तब्दीली है। मैं आपको बताऊं, मैं उन जुलूसों के अंदर शामिल था, मैंने जेल काटी हुई उन जुलूसों के अंदर। मुझे याद है अच्छी तरह वो नीला गुंबद के पास जब पहला जूस निकला था और आखिरी जूस जिसमें लोग आगे आए थे, तो फौज फायर नहीं कर सकती थी, 3 ब्रिगेडियर ने इस्तीफा दे दिया था। आ गया, उस वक्त लोग एतबार करते थे। अब वो एतबार खोया जा चुका है, क्योंकि उसके बाद आपने मुजाहिदा खान से लेके ज़ियाउल हक और मुशर्रफ तक आप अपने एतमाद से निकल गए हैं। याद रखो, अगर पब्लिक कभी उठ खड़ी हुई, जो एक रूटीन होती है, और हमने 77 में पब्लिक उठते हुए देखा हुआ है, तो फिर ये सैलाब नहीं रुकने वाला। और ये मोहसिन नकवी से नहीं सवाला जाएगा, ये तुम्हारे केयरटेकर आजम खान से नहीं सवाला जाएगा, ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से सवाला जाएगा। इनको तो गुफ्तगू करनी नहीं आती, हमने इनको देखा हुआ, नेगोशिएशन करनी नहीं आती। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह की फिजा इस वक्त बनी हुई है, जो इमरान खान है वो थोड़े खौफजदा या घबराए हुए इस तरह से कह सकते हैं कि जो कह रहे हैं कि जी अभी तक डेट नहीं आ रही गवर्नर की जानिब से, ना केपी की ना पंजाब असेंबली के जो इलेक्शन होने हैं उसकी अभी तक डेट नहीं दी गई है, तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? क्या इंटरिम सेटअप प्रोलॉन्ग करेगा या 90 दिन में हो जाएंगे इलेक्शन? मेरे ख्याल में देखिए, पहली बात तो मैं आपका सवाल का भी जवाब दूंगा, पर पहली बात में मुझे ये कहने दे कि औरिया साहब के मुंह में घी शक्कर, काश के ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे हो। मैं पर्सनली चाहता हूं ऐसा ही हो। अच्छा, मगर इन्होंने बात की एस्टेब्लिशमेंट की खौफ, किस चीज की खौफ गई है? बिल्कुल गई है बात करने में, क्रिटिसाइज करने में, सोशल मीडिया के ऊपर, बिल्कुल सही है। मगर वो खौफ एक और खौफ है, वो डज नॉट, वो एक्चुअली वो इलेक्टोरल प्रोसेस की मैनिपुलेशन और जो और चीजें चाहिए उस पर कोई खास उसका इम्पैक्ट नहीं होता। मगर अ गुड साइन वाज कि जब बाई इलेक्शंस में लगता ऐसे था कि अगर अंपायर आपके खिलाफ था तो अंपायर कुछ भी कर सकता था, मगर लोगों ने वोट करने के बाद उधर ही टिके रहे और उन्होंने देखा कि ये वोट्स जो हमने डाले हैं और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी किसका है, और वो रिजल्ट्स जब आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं औरिया साहब कि वो रिजल्ट्स बता रहे थे कि एक किस्म का चेंज आ रहा है पाकिस्तान में, एंड इट्स ट्रू। अच्छा, मगर मैं आपको फिर कहता हूं, इतना अब तक नहीं आया है। ये जो ये कह रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी। अगर आया है तो वो क्यों फिर, क्या उनको नहीं पता है? मैं तो समझता हूं, मेरे एक्सपीरियंस में मैं कहता हूं, दे आर फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट इज द फर्स्ट इदारा जिधर उनको पता चलता है ट्रेंड्स क्या हैं, ट्रेंड ऑफ थिंकिंग क्या है, कौन है, कैसे है, क्या है। ये कहना कि उनको ऐसा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है पाकिस्तान में और उनको पता नहीं है, या वो इसको फिर डिफाई करेंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेंगे, आई एम नॉट, मैं नहीं समझता इस नौबत आई है। शायद 1-2 इलेक्शन के बाद, और एज आई सेड, अगर कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश की इंशाल्लाह इस इलेक्शन में, मैं कह रहा हूं कि एक उनको एक इंडिकेशन आ जाए कि डोंट इंटरफियर। मगर जैसे मैंने आपको कहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1977 का इलेक्शंस में आपको बताऊं, इट इज वेरी सिंपल। वो तो भुट्टो तो वो जीत रहा था विदाउट एनी रिगिंग। उसको ये चढ़ गई थी, ऐसे लोग जो खरल वरल थे जो कह नहीं आपके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होना चाहिए, आप इतने अच्छे हैं, आपके खिलाफ हाउ डेयर बी। और मैं एज डीसी लड़काना या इधर या उधर, मैं बुरा समझता हूं कि आपके खिलाफ एक आदमी की जुर्रत हुई खड़े करने के लिए बाबा। अच्छा। तो ये दैट वाज नॉनसेंस। मगर अगर उस वक्त अगर वो कहता, अच्छा जी अवाम को कहता, मैंने सुना है कि आप कहते हैं ये रिग्ड है, बिल्कुल ठीक है, हम री इलेक्शन करेंगे, 1 महीने में री इलेक्शन होगा, बात खत्म, ही वुड हैव वन। भुट्टो पॉपुलर था। मगर तो मैं ये 77 वे नहीं, ये एक नया ट्रेंड होगा। अब औरिया साहब सही, अगर उनकी रीडिंग ठीक है होगा,
मेरी रीडिंग ये है कि नहीं होगा। अच्छा, इसलिए नहीं कि लोग चेंज नहीं हुए, मैं नहीं समझता उस किस्म का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इज नॉट सो मच। मगर इंशाल्लाह रिग्ड इलेक्शन जो लोगों के खिलाफ है तो फिर ये हो सकता है। मगर देखिए, हमारी बात कुछ और भी थी कि इस वक्त वो जो उनके अपने पार्टी में, मुझे उनका एक ऐसे पीएम आज बताया, एक्स प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का ऐसे पीएम आज बताया, एंड ही वेरी मच हैड अ हैंड इन दिस, कि भाई बहुत दफे हम कहते रहे कि हम टिकें, जब ये मामला उठेगा नैब के हम शोर करेंगे, कोर्ट्स को ले आएंगे बीच में, ये करेंगे वो करेंगे, नॉइज, कम से कम आवाज उठाएंगे, लोगों को ये करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी था। इधर तो बैठ के मिस्टर परवेज अशरफ तो ये खेल रहा है इनके साथ, एक स्ट्रोक पर के 11, 35 खत्म। और इनके अब उनकी मेजॉरिटी हो नहीं, दे कांट इवन फॉर्म द ऑपोजिशन। बिल्कुल ठीक है। मकसद इस पूरे चाल का ये था कि इसको निकाले, वो रियाज को, और अपना आदमी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना, वो भी खत्म। और ये सब क्या चल रहा है कौमी असेंबली में? क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई की, क्या स्ट्रेटजी है पीडीएम की, क्या स्ट्रेटजी है? मैंने मिसाल दे दी ना, हाँ। कि आप पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर तो आपकी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद भी आपका वजीर आला नहीं आ सका। उसके बाद जो बदतरीन वजीर आला पंजाब में आया ना, तो इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट, मैं बताता हूं, एक बात तय है कि हमने हुकूमतों को देखा हुआ है, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे एंटी पब्लिक, उतना ही ज्यादा आप वीक हो जाएंगे। आपको पब्लिक के साथ, मैं बताऊं आपको इमरान खान को क्यों हटाया गया। मैंने वो रिपोर्टें पढ़ी हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जो कि रिपोर्टें दी जा रही थी उस वक्त, 12-13 रिपोर्टें थी इकट्ठी। रिपोर्टें ये थी कि इमरान खान को अगर आज आप हटा देंगे तो ये पब्लिक में जाएगा तो इसको अंडे टमाटर पड़ेंगे, और ये तो रहेगा नहीं, और उसके बाद इसकी पार्टी हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर जाएगी, एक बंदा इसके साथ नहीं रहेगा, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये नून, आज भी देखें नून लीग की टिकटें मांगते हैं पीछे, ये करते हैं वो करते हैं, और ये बात सिचुएशन थी। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और कर लिया। ये इनकी बेसिक स्ट्रेटेजी ये है। अब हुआ क्या, इस सारी सिचुएशन के अंदर 10 अप्रैल आ गया, हाँ। और इमरान खान, चीजें ये इनके तो होश उड़ गए। आगे बताता हूं आपको, 17 तारीख की जो इलेक्शन थे, जुलाई वाले इलेक्शन, जिसमें इमरान खान 17 सीटें जीता, 15 सीटें कौन सी थी, 17 सीटें जिसमें इमरान खान जीता। मैंने पूछा सारे लोगों से, जो लोग थे, कि भाई कौन जीत रहा है। उन्होंने कहा जी 18 सीटें ले रहा है इमरान खान, और एक शायद कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, वो उनको शक था पिंडी वाली सीट का, क्योंकि वहां पर एक बड़ा ईगो का मसला आ गया था एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि एक एक्स डीजी आईएसआई ने जलसे के अंदर तकीद कर दी थी। सवाए अब मैंने एक उसमें चैनल में बैठा हुआ, मैंने कहा ये हो रहा है। उन्होंने कहा आपको कैसे पता है? मैंने कहा मुझे पता है। मैंने इन लोगों से पूछा, तुम हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर है, तुम उसके पास उसको जाके बताते क्यों नहीं हो कि ये हो रहा है? उसने कहा वो हमें जिंदा रहने देगा। अच्छा, वो कहेगा ये तुम मुझे जीतने क्यों नहीं देते हो? ऑल ऑड्स, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एस्टेब्लिशमेंट में से जनरल बाजवा उसके साथ 2 दफा उससे हरा के दिखाया। तो असल मसला यह है, ये थी महदूद पैमाने में हार गए वो लोग। जब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप खुद सोचें, को 300-350 सीटों कौमी असेंबली में 1000 सीटों में इलेक्शन हो रहा होगा, आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है पाकिस्तान के अंदर? एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या पूरी की पूरी उसका आपको पता है, इलेक्शन के अंदर जब हम लोगों को लगाया करते थे तो हमारे पास टीचर पूरे नहीं होते थे। हम बैंकों के मुलाजमीन को वहां जाकर कहते थे कि यार तुम प्रेसिडेंट अफसर बन जाओ। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर से ले आया करते थे, कोई हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। इतने जितने पोलिंग स्टेशन है उतने सरकारी मुलाजमीन तो नहीं है। तो आप कम से कम ये अंदाजा करें कि आपकी स्ट्रेंथ किस। लेकिन मुझे इस बात में डर नहीं है, मुझे ये डर है कि ये कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं इसको लंबा करना। अच्छा, केयरटेकर को पाकिस्तान के अंदर एजिटेशन शुरू हो गए तो याद रखो आपका केयरटेकर नहीं संभाल सकेगा। मैं आजम खान को जानता हूं, मेरी तरह का ब्यूरोक्रेट है। अच्छा, हाँ, मैं मोहसिन नकवी को जानता हूं, वो किस लेवल प्ले कर सकता, वो बिहाइंड द डोर प्ले कर सकता है।
वो पब्लिक को क्या ऑफर करेगा कि तुम आज पीछे हट जाओ? कल को अगर ब्रेकडाउन के ऊपर हड़ताल शुरू हो जाती है, कल को अगर जैसे उन्होंने LNG वालों ने हड़ताल का, आप क्या ऑफर करेंगे? आपके पास है क्या? आप इस मुल्क को किस कुएं में फेंकना चाहते हैं? आप जल्दी इलेक्शन कराओ अगर आपने वाकई केयर टेकर ले आया, और आके उनको जो पॉपुलर लीडरशिप है उसके हवाले करो ये मुल्क। बिल्कुल ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जल्द लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इसी से जुड़ी हुई है। मईशत पर कुछ बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुआशी बेयकीनी और बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% कर दी है, जो 25 बरसों की बुलंद तरीन सतह है। नई मॉनेटरी पॉलिसी में तवक्को ये जाहिर की गई है कि IMF रिव्यू पूरा होने से रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। तो हिलाली साहब, आपको लगता है कि शरह सूद बढ़ाने से मईशत को सहारा मिल जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा ओल्ड फैशन तरीका है कि आप कर्ज लेना महंगा कर दें। तो जब कर्ज लेना महंगा हो जाता है तो लोग कर्ज नहीं लेते। अच्छा। और जब वो कर्ज नहीं लेते तो पैसा मार्केट में आता नहीं है, तो इन्फ्लेशन इतना नहीं होता है। आप सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं, आप सप्रेस करना चाहते हैं एक्सपेंडिचर, और ये तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 18 साल 25 साल पहले आप चले जाएं, कौन सा वक्त था आप देखेंगे, आप खुद ही पता देंगे, अच्छा वो उस वक्त था जब हम लोगों का इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था। तो ये एक ऐसी बात है। मुझे आप बताएं, ये तो IMF कह रही है कि हम बात ही नहीं करना चाहते। ये आप समझते हैं कि जब आपने फ्लोट करने का अग्रीमेंट किया था, बिजली 84% इंक्रीज करने का अग्रीमेंट किया था, गैस 100% से ज्यादा, और फ्यूल को भी करना था, और GST 800 बिलियन, आप समझते हैं कि ये 1% आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हमें खुश कर दिया? नो। तो वो भी बेचारा, वो जो गवर्नर था स्टेट बैंक का, वो भी जब ये बैठा हुआ है इन चीजें कह रहा था, वो मेरे ख्याल में वो समझ रहा था कि दिस इज नॉट ऑल। अच्छा। अब तो एक छोटी बजट आनी है ना, मिनी बजट आना है। अब वो मिनी बजट में देखिए क्या होता है। वो मिनी बजट में वो तो शायद बड़ा मेजर बजट हो जाए, खास तौर अगर 9 बजे इन्होंने उनको कहा कि पता नहीं हम क्यों बैठे हुए हैं इधर, प्राइम मिनिस्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, हम पता नहीं इधर क्यों बैठे हुए हैं, आपको हमने 3 दफे कहा है कि ये जो आपने वादा पूरे किए हैं उसको आप पूरा करें, उसके बाद वी वुड लव टू टॉक विद यू। आप तो किया ही नहीं, और फिर भी आप आके बैठ गए। चले, आउट ऑफ कर्टसी हम आपसे बात करते हैं। बट यू नो, आई मीन, देखिए ये होता क्या है हम लोगों को, हम एक वादा करते हैं, हम पूरा नहीं करते, और हम उसके बाद उस वादे को भूल जाते हैं। ये क्या, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है हमारा क्या? एक और बात है कि क्या ये लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, ये एक तो नेशनल हैबिट हो गया है, एक हॉबी हो गया है। पैसे नहीं है मगर खर्चते जाओ। हाँ, वो कहते रहते हैं ना, ये शायद कहेगा मिस्टर नवाज शहबाज शरीफ, अंग्रेजी इसकी अच्छी हो रही है आजकल, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ऐसी कुछ चीज लगा के उसको कहेगा। आज भी उसने बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोली है। चले, हम उम्मीद करते हैं फैसले भी अच्छे ले पाए जिस तरह वो अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं। अच्छा ओरिया साहब, आपको क्या लगता है जो शरह सूद बढ़ाई गई है, क्या असरात होंगे? और तो जरा ये नुकता भी जरा डिस्कस कर लें कि जब नई हुकूमत या नई पॉलिसीज आती हैं या मुआशी हालात बेहतर होते हैं, तो क्या शरह सूद में कभी भी वाक़ई होती है या बस बढ़ती जाती है? देखिए, ये शरह सूद क्यों बढ़ाई गई, ये अवाम को पता होना चाहिए कि ये ना अवाम के लिए बढ़ाई गई है ना किसी और के लिए बढ़ाई गई। पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं जिनमें मेरा और आप सबका पैसा पड़ा हुआ है, किसी का 5,000 है, किसी का 5 लाख है, किसी का 50 लाख है, ये सारा पैसा जो है ये बैंकों को हमने लगाया होता है कि बैंक उसको किसी जगह इन्वेस्ट करें। ठीक है, किसी इंडस्ट्री को दें, किसी को लोन दें, किसी कुछ। उस सारे पैसे का 97% जो है हुकूमत जो है वो कर्जे पे ले लेती है और वो खर्चा करती है, और चाके बैंक जो है हम आराम से मदद से खाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब उसका जो सूद है ना जी, वो हम लोगों पे ऊपर टैक्स लगा के हुकूमत अदा करती है इन्हीं बैंकों को, और वो फलाना और वो ये अमीर होते जाते हैं दिन ब दिन, फलाना फलाना। इस वक्त पाकिस्तान का जो इंटरनल डेट है ना जी,
वो है तकरीबन कोई तो कहते 2011 में था 9,266 अरब, और 2000 अभी जो 22 तक पहुंचने वाला है उनका, जो 23 में कहते हैं पहुंचने वाला है 50,903 अरब रुपया। अच्छा, 50,903 अरब रुपया इंटरनल डेट, मेरा पैसा खर्च किया हुआ है। अभी हुआ यह है कि बैंकों ने कहा है कि भाईजान महंगाई बहुत हो गई है, हम आपको पुराने रेट पे कर्जा नहीं देते। इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। अच्छा, पाकिस्तान अपने ट्रेजरी बिल जो है वो सेल करता है इन बैंकों को। ठीक है। ट्रेजरी बिल जो है ना, उन्होंने कहा हम नहीं लेते। पिछली दफा आज से 2-3 महीने पहले उन्होंने 16 करवाया, अभी क्या मजीद महंगाई होगी, हमें 1 और 1 रुपया। 1959 में इंडिया ने बैंक नेशनलाइज कर दिए थे और सारे का सारा पैसा जो था वो गवर्नमेंट की मलकियत हो गया था, और ये इंटरनल डेट आपका 1 घंटे में खत्म हो जाता है अगर आप नेशनलाइज कर दें। अच्छा, ठीक, भुट्टो ने किए थे, फिर उन्होंने किया क्या, भुट्टो ने किया, क्राइसिस आ गया था 71 में, जाहिर बात है मसाइल बन गए हुए थे। आपको ज्यादा, आपको उससे स्टेबलाइज कर लिया इकोनॉमी को, अगरचे उसकी और बहुत सारी फजूलियात चीजें थी, उसने हर चीज नेशनलाइज करनी शुरू कर, यहां तक कि चावल की मिलें भी नेशनलाइज कर दें, बर्फाने भी नेशनलाइज करने शुरू कर दिए, हर चीज कर दिया। वो नहीं था, लेकिन बैंक नेशनलाइज करके स्टेबलाइज कर दिया था इकोनॉमी को। फिर क्या हुआ, इन्होंने बेचने शुरू कर दी, ये हमारा यार है, इसको फुला दे दो। और वो जितनी उनकी प्रॉपर्टी है ना पूरे पाकिस्तान में एक बैंक की, उसका 10% के ऊपर भी नहीं उनको पैसा दिया उनका। अब इनको नाराज कोई नहीं कर सकता। वजह इसलिए कि ये वो बैंक हैं, वो कौन सा था हबीब जो था, जो जिसने पैसा लगाया था उसके अंदर, IGI वाले, जिसमें असगर खान केस जो था, इनसे पैसे लेके पार्टियों को फंडिंग की जाती है। अच्छा, ये है, इसलिए इनको प्राइवेट रखा जाता है। ये मेरा और आप पैसा लूटते हैं, ये कहेंगे 19%, ये कहेंगे बिस्मिल्लाह महाराज 19%, हमने इलेक्शन पैसा नहीं लेना आपसे। ये है असल मसला। ठीक है, देखते हैं नाज़रीन कि मामलात किस तरफ जाते हैं। डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम मामलात के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।